मैं रिंकू कुमार KPS अकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी। जो वीडियो है अलाउद्दीन खिलजी ने 2 अभियान किए थे, उत्तरी भारतीय अभियान और दक्षिण भारतीय अभियान। अब मैं अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल आक्रमण, क्योंकि सल्तनत काल में सर्वाधिक जो मंगोल आक्रमण हुए थे वो किसके शासनकाल में हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी शासनकाल में। और जो मंगोल आक्रमण हुए थे उसके मुख्य मंगोल आक्रमण आपको बताता हूँ, जब अक्सर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। इसमें क्या हुआ कि जो मंगोल आक्रमण थे अलाउद्दीन खिलजी के में, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि इनमें से या सबसे अधिक जो मंगोल आक्रमण, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे तो ये किसके शासनकाल में हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। और मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। और ये जो मंगोल आक्रमण हुए थे 1296-97 से प्रारंभ होकर, क्योंकि कहीं कहीं एग्जाम में या कहीं कहीं भूखंड में दे रखा है 1297-1298, ठीक है, से लेकर 1308, ठीक है, 1308 लगातार मंगोल आक्रमण हुए थे। कब से? 1296-97 से लेकर 1308 तक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लगातार मंगोल आक्रमण हुए थे। अब 1296 ईस्वी में दाऊद खां, ठीक है, 1296 ईस्वी में दाऊद खां ने मंगोल, जो दाऊद खां था जो मंगोल का नेतृत्व कर रहा था, सेना नायक था, सेनापति था, इसने भारत में आक्रमण किया। उसके बाद में 1297 ईस्वी में कादर खां तथा मध्य एशिया के ट्रांस ऑक्सियान का शासक था दावा खां, मुल्तान, दोनों ने मिलकर मुल्तान पर आक्रमण किया। उसके बाद में 1298 ईस्वी में सल्दी खां ने आक्रमण किया, ठीक है, किसने? 1298 ईस्वी में सल्दी खां ने आक्रमण किया। और 1299 में कुतलुक खाजा के नेतृत्व में, क्या नाम था? कुतलुक खाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया और इन सभी आक्रमणों को विफल कर दिया, ठीक है। किसने? 1299 में कुतलुक खान ने जो मंगोल का सेनापति था, नेतृत्व कर रहा था, उसने भारत पर आक्रमण किया। और भारत पर आक्रमण में क्या किया था? वो जगह थी किली की लड़ाई, ठीक है, किली की लड़ाई। तो किली की लड़ाई में जब भारत पर आक्रमण किया, जो मंगोलों का जो नेता था, नेतृत्व कर रहा था सेना को, उसका नाम था कुतलुक ख्वाजा। तो कुतलुक ख्वाजा, तो ये जो आक्रमण था ये विफल हो गया था। और ये विफल होने के बाद में, लेकिन इसमें एक जफर खां जो सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी खास, और 4 खान थे, उलुग खां, जफर खां, नसरत खां, और ये 4 खानों का ज़्यादा दबदबा था अलाउद्दीन खिलजी में, क्योंकि इन्हीं कारण ये गद्दी पर बैठा था। तो नसरत खां, उलुग खां, जफर खां और सरद खां, ये 4 थे। तो इसमें जफर खां मारा जाता है। और ये लड़ाई थी किली की लड़ाई, ठीक है, ये दिल्ली पर आक्रमण करता है, स्थानीय किली लड़ाई दिल्ली पर आक्रमण करता है, जिससे कि ये विफल, ये मतलब सफल नहीं हो पाता है आक्रमण, ये विफल आक्रमण हो जाता है। पर यहाँ पर जफर खां मारा जाता है। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले एक बार देख लें, मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, सल्तनत के इतिहास में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। 1296 से या 1296-97 से प्रारंभ हुए मंगोल आक्रमण, और 1308 1296-97, कहीं कहीं 97 होता है, वैसे एग्जैक्टली ज़्यादा है 96-97, 1296 के लास्ट में 1297-96, कहीं भी जैसे एग्जाम में 1296-97 से 1308, ठीक है, होता है कहीं कहीं एग्जामों में, कहीं कहीं उसमें भूखंड में लिखा हुआ है, तो लेकिन 1296 ईस्वी से प्रारंभ लेकर 1308 में लगातार मंगोल ने आक्रमण किए अलाउद्दीन खिलजी के में, ठीक है। और 1296 में दाऊद खां ने आक्रमण किया। और 1297 ईस्वी में कादर खां तथा मध्य एशिया के ट्रांस ऑक्सियाना का शासक था दावा खां, जिन्हें दोनों मिलकर मुल्तान पर आक्रमण किया। और 1298 में सल्दी खां ने आक्रमण किया। और 1299 ईस्वी में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोल ने
आक्रमण किया। ठीक है, इन सभी आक्रमणों को विफल कर दिया गया, लेकिन कुतुब खां के नेतृत्व में चौथा मंगोल आक्रमण हुआ था। उसी दौरान पश्चिमी उत्तर भारत में मंगोलों के विरुद्ध जफर खां मारा गया। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रहता है कि सल्तनत काल में सबसे ज्यादा अधिक जो आक्रमण मंगोल आक्रमण किए थे किसके शासनकाल में किए थे? तो किसके शासनकाल में किए थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किए थे। उसके बाद में ये कब से कब तक आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में? तो 1296 ईस्वी से लेकर प्रारंभ लेकर 1308 ईस्वी में तक। ठीक है, और 1296 ईस्वी में कौन मंगोल का नेतृत्व कर रहा था? दाऊद खां। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1297 में कौन कर रहा था? कादर खां। और मध्य एशिया के ट्रांस ऑक्सियाना का शासक था दावा खां। मुल्तान पर दोनों मिलकर आक्रमण किया। ठीक है, 1298 में कौन करता जो मंगोल का नेतृत्व कर रहा था? सल्दी खां। ठीक है, और 1299 में कौन था? कुतुब ख्वाजा ने नेतृत्व किया था मंगोल आक्रमण। और किली की लड़ाई में, जो दिल्ली में है, किली की लड़ाई दिल्ली के पास है, उस पर आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद में फिर क्या होता है? फिर चौथा आक्रमण करता है यही। और चौथा आक्रमण के दौरान पश्चिम उत्तर भारत में जफर खां मारा जाता है। ठीक है, क्योंकि 1299 में कुतुब ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोल का आक्रमण किया। इन सभी आक्रमण को विफल कर दिया गया। ठीक है, विफल कर दिया गया, लेकिन कुतुब खां के नेतृत्व में फिर चौथी जो आक्रमण होता है मंगोल आक्रमण, वो चौथे मंगोल आक्रमण में पश्चिमोत्तर भारत में मंगोल के विरुद्ध जफर खां इस युद्ध में मारा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं मंगोल आक्रमण बारे में। उसके बाद में जो आक्रमण होता है 1303 में। 1303 में जो मंगोल आक्रमण होता है, ये पहली बार ऐसा आक्रमण होता है जो मंगोल आक्रमण करते करते दिल्ली में पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पहली बार था है मंगोल आक्रमण दिल्ली के पास में आ जाते हैं। तो इस आक्रमण का जो नेतृत्व कर रहा था तागी, मुगल आक्रमण नेतृत्व कर रहा था तागी नाम का मुगल सेनापति कर रहा था। और क्योंकि इससे 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ अभियान पे जाता है। और जब अलाउद्दीन खिलजी को पता पड़ता है कि वो चित्तौड़ अभियान पे गया है, जिससे कि वहाँ युद्ध में उसको युद्ध होता है, और युद्ध में वहाँ पे रतन सिंह और लोग आक्रमण करने के बाद में, और वहाँ के जो गुप्तचर हैं, क्योंकि बरे तो देते हैं सब जगह, इसको पता पड़ता है कि मंगोल ने आक्रमण कर दिया है, तो वो तुरंत ही इसे सूचना पाकर दिल्ली आ जाता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और दिल्ली के आने के बाद में इसका जो मंगोल आक्रमण था ये विफल कर देता है। और इससे पहले क्या होता है कि जो 1303 में मंगोल आक्रमण के दौरान पहली बार मंगोल सेना दिल्ली तक पहुंच गई थी। यह मंगोल आक्रमण तागी के नेतृत्व में हुआ था। चित्तौड़ अभियान के वापस आने के बाद में सुल्तान को मंगोल के भय के कारण, क्योंकि जब उसको पता पड़ा कि मंगोल आक्रमण हो गया है दिल्ली पर, क्योंकि दिल्ली पर आक्रमण किया था, उससे समझ, क्योंकि इसका जो मंगोल सेनापति थे, सैनिक थे, वो दिल्ली के पास आ जाते हैं, मतलब दिल्ली के, क्योंकि उससे पहले 1299 में कीली जो दिल्ली के पास पड़ता है। ठीक है, तो पास आ जाते हैं, तो इसलिए भय के डर के मारे सीरी का एक किला है, इसका सीरी के किले में छिपना पड़ता है किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। और अमीर खुसरो को बंदी बना लेते हैं। कौन? मंगोल सैनिक। बंदी बनाने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में मलिक तुगलक को मंगोल के विरुद्ध पश्चिमी उत्तर भारत में दीपालपुर सुविधा नियुक्त किया था। और 1305 में मलिक तुगलक मंगोल के विरुद्ध इसने युद्ध लड़ा था, जिससे कि मंगोल जो सैनिक जो मंगोल थे वो इस युद्ध में हार जाते हैं, मतलब इसको युद्ध को विफल कर देता है। और 1306 ईस्वी में अली बेग तथा 1360 में 1306 में कौन? अली बेग। और 1360 में आता है इकबाल मंद के नेतृत्व में युद्ध हुआ था। मंगोल आक्रमण को मलिक तुगलक ने विफल कर दिया था। तो इस प्रकार है कि क्या था कि 1303 में मंगोल आक्रमण हुआ था, जिसका मंगोल का नेता सेनापति था तागी आक्रमण कर देता है। और दूसरी बात और कि ये पहला बार ऐसा था सल्तनत काल में, इससे पहले जो मंगोल जो सैनिक थे वो दिल्ली के पास आ गए थे। इसी के डर के मारे, इसी जो सूचना पता पड़ी अलाउद्दीन खिलजी को, ये तुरंत ही वहाँ से दिल्ली आता है
और जब पता पड़ जाता है कि ज़्यादा आक्रमण तो दिल्ली में नहीं आता और जो सीरी का किला है जो दिल्ली के पास है, डर के मारे उसमें छुप जाता है। और छुपने के बाद में अमीर खुसरो को बंदी बना लेते हैं। कौन? मंगोल सैनिक। बंदी बनाने के बाद में 1305 ईस्वी में ही, ठीक है, क्योंकि 1303 ईस्वी की बात है, 1305 ईस्वी में मलिक तुगलक के नाम से एक मंगोल आक्रमण रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी किसको नियुक्त कर देता है? मलिक तुगलक। और सूबेदार कहाँ का बना देता है मलिक तुगलक को? दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त कर देता है और 1305 ईस्वी में, ठीक है। और इसको रोकने के लिए 1305 ईस्वी में जब दीपाल का सूबेदार कौन? मलिक तुगलक और मंगोल आक्रमण को सफल नहीं, सब मंगोल आक्रमण को ये विफल कर देता है। कौन? मलिक तुगलक, जो दीपालपुर का सूबेदार था। और 1306 ईस्वी में अली बेग आक्रमण करता है और 1360 ईस्वी में इकराम मंद के नेतृत्व में आक्रमण होता है। मंगोल आक्रमण को मलिक तुगलक ने विफल कर दिया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक जो आक्रमण हुआ था शासनकाल में, किस शासनकाल में हुआ था? इसके में अलाउद्दीन खिलजी के में। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब कब से कब तक हुआ था? 1297-98 से 1308 ईस्वी तक लगातार मंगोल का आक्रमण हुआ था। फिर क्वेश्चन आता है 1303 में जब चित्तौड़गढ़ के अभियान पर गया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। उसे जब पता पड़ जाती है मंगोल आक्रमण हो रहा है, तो मंगोल आक्रमण होने वाले में तुरंत कहाँ आया? ये तुरंत दिल्ली में नहीं आया। डर के मारे किस किले में? सीरी का किला था, जो महल बनवाया था इसने, सीरी के किले में, वहाँ पे ये रुक जाता है और सैनिक रुक जाते हैं। उसके बाद में 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी किसका सेनापति किसको बना देता है? आपका मलिक तुगलक को बना देता है, जिससे कि मलिक तुगलक इसको मंगोल आक्रमण को विफल कर देता है। और विफल करने के बाद में 1306 ईस्वी में अली बेग का आक्रमण करता है और 1308 ईस्वी में इकबाल मंद आक्रमण करता है, जो मंगोल के सेनापति मंगोल सेना को नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसमें अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उत्तरार्ध में मलिक काफूर का प्रभाव अत्यधिक, ठीक है। जब क्या होता है मंगोल आक्रमण होते हैं, मंगोल आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी के कौन? अलाउद्दीन खिलजी किसको उत्तराधिकारी बनाएगा, ठीक है, तो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठेगा। तो इसमें क्या हुआ? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उत्तरार्ध में, ठीक है, किसका दबदबा बढ़ गया था? मलिक काफूर का। और क्यों बढ़ गया था मलिक काफूर का? क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी के अभियान में, जो दक्षिण राज्य अभियान में देवगिरी, होसल, वारंगल, पांड्य जो इतने आक्रमण किए थे, इसमें सबसे ज्यादा सहयोग किसका था? मलिक काफूर का था। और मलिक काफूर कौन थे? हिजड़ा था। इसको किसने खरीदा था? खंबात शहर से खरीदा किसने? नसरत खान ने। कितने रुपया में? 1000 में। ये अलग बात है, इसलिए 1000 दिनार इसको बोला जाता है। तो इसका प्रभाव ज्यादा था क्योंकि किसने सबसे ज्यादा धन भी लूटा और दक्षिणी राज्य में कभी भी किसी ने आक्रमण नहीं किया, इसने आक्रमण किया वहां पे। अलाउद्दीन का काफी क्लोज सेनापति था और बुद्धिमानी भी था, तो इसलिए इसका प्रभाव अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बढ़ गया था। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो बीमार रहने लगा और बीमार कराने के बाद में इसके दबाव में अलाउद्दीन खिलजी ने किसको नियुक्त कर दिया था? एक अलाउद्दीन खिलजी का छोटा पुत्र था शिहाबुद्दीन, ठीक है, शिहाबुद्दीन उमर को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके दबाव से? मलिक काफूर के दबाव से। अब अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो जाती है जलोदर रोग से ग्रस्त होने के बाद में। एक मतलब बुखार में जलोदर रोग से ग्रसित होने के कारण, बुखार में होने के कारण फिर क्या होता है? और मौत कब होती है अलाउद्दीन खिलजी की? 1 जनवरी 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि मलिक काफूर ने शिहाबुद्दीन अमीर को सुल्तान के रूप में बैठाया, ठीक है, क्योंकि मलिक काफूर काफी बुद्धिमान और तेज था। इसने क्या करा? यदि मैं डायरेक्ट सुल्तान बनूंगा तो जो उलेमा और सरदार हैं, अलग अलग सेनापति, तो ये काफी दबाव डालेंगे मुझसे और काफी विद्रोह हो जाएगा। इसलिए इसने किसका सहारा लिया? अलाउद्दीन के लड़के का सहारा लिया, जो और दबाव में कहानी अलाउद्दीन ने शिहाबुद्दीन उमर को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था जिंदे से पहले। और 1 जनवरी 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में मलिक काफूर क्या करता है कि मलिक काफूर शिहाबुद्दीन
उमर को गद्दी की राजगद्दी पर बैठा देता है दिल्ली की पे, ठीक है। और बैठाने के बाद में जब राजगद्दी पर बैठा देता है, बैठाने के बाद में ये मलिक काफूर, ठीक है, स्वयं मलिक काफूर उसका संरक्षक बन जाता है, किसका, सियाउद्दीन उमर का। और संरक्षक बनकर वास्तविक शासन सत्ता अपने हाथ में केंद्र कर लेता है। कौन कर लेता है, मलिक काफूर। जब मलिक काफूर इसको दिल्ली का सल्तनत काल का दिल्ली का सुल्तान बना देता है, उसमें गद्दी पर बैठा देता है, तो मलिक काफूर क्या करता है कि मलिक काफूर सारी शक्ति और सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर लेता है, जिससे कि ये शासन करना चालू कर देता है, एक पुतला के समान सियाउद्दीन को, इसलिए ये उमर को बैठाता है। अब क्या होता है कि सियाउद्दीन जो की माता थी, ठीक है, सियाउद्दीन की माता कौन थी, एक हिंदू थी। और ये जो देवगिरी राज्य है, ठीक है, देवगिरी दक्षिणी राज्य में देवगिरी जो राज्य है उसके जो राजा थे रामचंद्र देव की पुत्री थी, कौन, क्षत्रिय पाली देवी, ठीक है। क्षत्रिय पाली देवी का लड़का कौन था, सियाउद्दीन। और क्षत्रिय पाली से शादी इलाउद्दीन खिलजी करता है जो रामचंद्र देव की पुत्री थी। तो ये क्षत्रिय पाली देवी से ये उत्पन्न मतलब इसका पुत्र होता है कौन, सियाउद्दीन उमर। और ये सियाउद्दीन उमर की माता भी कौन थी, एक हिंदू थी, ठीक है। और किसके, दक्षिणी राज्य में देवगिरी राज्य है जो रामचंद्र देव उसकी पुत्री थी। मलिक काफूर ने क्षत्रिय पाली देवी को बंदी बनाने के बाद में कारागार में डाल दिया। और कारागार डालने के बाद में क्या होता है कि इलाउद्दीन खिलजी के जो पुत्र थे दो, कौन सा, खिज्र खां और सादी खां, ठीक है, दो पुत्र थे, खिज्र खां और सादी खां को अंधा करवा देता है कौन, मलिक काफूर। जिस पर देखे हम इलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी सुल्तान इलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के उत्तरार्ध में मलिक काफूर का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया, क्योंकि उसने लगातार सफल दक्षिण अभियान किए थे। मलिक काफूर के दबाव में आकर इलाउद्दीन खिलजी ने अपने सबसे छोटे पुत्र सियाउद्दीन उमर को उत्तराधिकारी बनाया था, जबकि वह अपने ज्येष्ठ पुत्र खिज्र खां को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, कौन, इलाउद्दीन खिलजी। जलोदर के ग्रस्त होने के बाद बुखार में इसकी मृत्यु हुई थी। इसको जलोदर रोग से ग्रस्त होने के कारण 1 जनवरी 1316 ईस्वी में इलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। अतः मलिक काफूर ने सियाउद्दीन उमर को सुल्तान के रूप में गद्दी पर बैठाया और स्वयं उसका संरक्षक, ठीक है, स्वयं उसका संरक्षक बनकर वास्तविक शासन सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। सुल्तान सियाउद्दीन उमर की माता क्षत्रिय पाली देवी दक्षिण राज्य के देवगिरी राजा रामचंद्र की पुत्र थी। और मलिक काफूर ने क्षत्रिय पाली देवी से विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद में इसका जो खजाना था उसको सारा लूट लिया मलिक काफूर ने। और लूटने के बाद में क्षत्रिय पाली देवी कारागार में डाल दी, किसने, मलिक काफूर। और यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है नंबर 1 कि इलाउद्दीन खिलजी के बाद में राजगद्दी पर कौन बैठा, ये क्वेश्चन हो जाता है। तो कौन बैठा, सियाउद्दीन उमर, ठीक। और इलाउद्दीन खिलजी किसको चाहता था राजगद्दी पर, किसको चाहता था, खिज्र खां को चाहता था जो इसका सबसे बड़ा पुत्र था। और सियाउद्दीन कौन था, ये सबसे छोटा पुत्र था। किसके दबाव के कारण इसने उत्तराधिकारी घोषित करा, मलिक काफूर के द्वारा, क्योंकि मलिक काफूर का दबाव, मलिक काफूर का प्रभाव ज्यादा था, इसलिए इस दबाव में आकर इलाउद्दीन खिलजी ने उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया, सियाउद्दीन उमर को, ठीक है। अब सियाउद्दीन कौन था, सियाउद्दीन उमर इलाउद्दीन का पुत्र था। और इसकी जो माता थी हिंदू थी, जिसका नाम क्या था, क्षत्रिय पाली देवी। क्षत्रिय पाली देवी कौन थी, ये दक्षिणी जो देवगिरी राज्य है जिसका राजा था रामचंद्र देव, ये उसकी पुत्री थी क्षत्रिय पाली देवी। अब क्या होता है कि जब राजा घोषित कर देता है मलिक काफूर सियाउद्दीन उमर को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा देता है। और राजगद्दी पर बैठाने के बाद उसका स्वयं संरक्षक बन जाता है। और संरक्षक बनने के बाद में जो भी वास्तविक शासन होता है, सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर लेता है कौन, मलिक काफूर, ठीक है। और जब मलिक काफूर हाथ में सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित कर लेता है तो ये मलिक काफूर फिर दोबारा
छत्यपाली देवी से विवाह कर लेता है। ठीक, कौन? मलिक काफूर छत्यपाली देवी से विवाह कर लेता है। विवाह के बाद में जो खजाना था उस खजाने को अपने साथ ले जाता है, अपने साथ उस सभी खजाने को खाली कर देता है, क्योंकि जब शादी कर लेता है छत्यपाली देवी से, विवाह कर लेता है और खजाना छीन लिया जाता है। किससे? छत्यपाली देवी से। और फिर छत्यपाली देवी थी जो शिहाबुद्दीन उमर की जो माता और आपकी अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी ये, तो ये इसको भी क्या करता है, ये इसको भी कारागार में डाल देता है। इसको कारागार में डाल देता है। क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी का, क्योंकि जब ये शिहाबुद्दीन उमर को मलिक काफूर राजगद्दी पर बैठा देता है जो दिल्ली की पे, तो उसके बाद में जो शिहाबुद्दीन की जो माता थी हिंदू थी, ये कहाँ की थी? देवगिरी राज्य का जो राजा था दक्षिणी राज्य था देवगिरी, उसकी जो राजा था जिसका नाम था रामचंद्र देव, उसकी पुत्री होती है और अलाउद्दीन खिलजी उसकी पुत्री से विवाह कर लेता है। उसके बाद ये पुत्र होता है शिहाबुद्दीन उमर। ठीक है, तो ये भी कुछ समझाता है कि शिहाबुद्दीन उमर की माता हिंदू थी, मुस्लिम थी, ये हो जाता था। तो इसमें क्या आता है ऑप्शन में कि ये कहाँ की थी? देवगिरी राज्य की राजा था, रामचंद्र देव की पुत्री थी छत्यपाली देवी। या पूछता शिहाबुद्दीन उमर की माता का क्या नाम था? तो छत्यपाली देवी था। और ये छत्यपाली देवी कहाँ की थी? देवगिरी राज्य की। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि नाम ज़्यादातर देखो हिंदू मुस्लिम नाम है, तो इसलिए हिंदू नाम उस पर मुस्लिमी नाम ही आते हैं। मुस्लिम नाम एग्जाम में स्टूडेंट क्या होते हैं कि एग्जाम में क्या करते हैं कि जब हिंदू मुस्लिम है तो मुस्लिम इसकी माता होगी। तो कई ऐसे हैं जो पीछे बताया था जिनकी माता हिंदू हैं और नाम मुस्लिम है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने भी, फिरोज शाह खिलजी ने भी जो पीछे भी कई इन्होंने शासक जो दिल्ली सल्तनत काल में शासन किया था, कई ने हिंदू की लड़कियों से शादी की थी, जिससे कि मुसलमान उनका जिनकी लड़की हुई थी उनका नाम इस्लाम धर्म के अनुसार धरा गया था। तो ये बात अलग है। तो जब उसकी फिर मलिक काफूर भी उसकी शादी कर लेता है छत्यपाली देवी से, और शादी करने के बाद में खजाना पूरा उससे छीन लेता है। और खजाना छीनने के बाद में छत्यपाली जो देवी थी, छत्यपाली देवी को कारागार में डाल देता है। और कारागार में डालने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी के जो बड़े पुत्र थे जिसका नाम था खिजर खां और सादी खां, खिजर खां और सादी खां की आंखों को फुड़वा देता है कौन? मलिक काफूर। और फुड़वाने के बाद में उनको दोनों को कैद में डाल देता है। फिर क्या करता है कि एक लड़का और रहता है इसका, जिसका नाम है मुबारक खां। ठीक है, जो इसका तीसरा पुत्र था। मुबारक खां को भी हत्या करने के लिए मलिक काफूर भेजता है सेना को, और जो सैनिक होते सरदार होते हैं वो उन्हीं सरदार के माध्यम से, उन्हीं सरदार से संधि या बात हो जाती है मुबारक खां की। तो वो जो सरदार मारने के लिए आते हैं मुबारक खां को, सरदार मारने के लिए आते हैं मुबारक खां को, फिर क्या होता है इन्हें मिलने के बाद में वही सैनिक मलिक काफूर की हत्या कर देते हैं। और मलिक काफूर की हत्या करने के बाद में स्वयं सुल्तान कौन बन जाता है? मुबारक खां। किस नाम से राजगद्दी पर बैठता है दिल्ली के पे? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के नाम से गद्दी पर बैठता है, जिसका शासनकाल 1316 से 1320 ईस्वी है। ठीक है, तो इसे देखो अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिजर खां तथा सादी खां अंधा करके उनको कैद कर लिया, और तीसरे पुत्र मुबारक खां की हत्या करने हेतु सैनिकों को भेजता है। और मुबारक खां ने उन्हीं सैनिकों के द्वारा मलिक काफूर की हत्या करवा देता है और स्वयं को कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के नाम से गद्दी पर बैठ जाता है, जिसका शासनकाल आता है 1316 से 1320 ईस्वी। KPS अकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करें अधिक से अधिक। और आपसे अनुरोध है कि अधिक से कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि कमेंट और शेयर काम आ रहे हैं, जिससे कि आपसे अनुरोध है सभी स्टूडेंटों से कि कमेंट करें और शेयर करें, जिससे कि मेरे को भी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि देखो कोई भी वीडियो या किसी भी पढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरे से आपसे यही आशा है और आशा भी आपसे
जो KPS अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को सभी क्लास को शेयर करें। और टेलीग्राम भी है मेरा, इसके नाम से ही KPS अकेडमी हिस्ट्री, ठीक है। एक टेलीग्राम भी है, इसी के नाम से KPS अकेडमी हिस्ट्री टेलीग्राम भी है, उस पर आप क्लास दे सकते हैं। यदि किसी के बाद आप नहीं देख रहे तो उस पर क्लास दे सकते हैं। सभी क्लास को जो भी मैंने आज तक पढ़ाया है KPS अकेडमी चैनल पर, तो ये KPS अकेडमी चैनल के नाम से ही KPS अकेडमी चैनल भी है और KPS अकेडमी चैनल के नाम से भी टेलीग्राम है। उसको टेलीग्राम का ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको फायदा होगा, ठीक है। धन्यवाद।